गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आर्यू वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाया करे। तो आज की क्लास में आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है क्या है, तो उससे पहले हम सभी लोग समीकरण के बारे में देखेंगे, समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो समीकरण और सर्वसम का आप सभी लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं? यह एक ऐसा समानता सूचक बीजीय व्यंजक होता है। देखिए, डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। वह समानता सूचक बीजीय व्यंजक जो चर के कुछ विशेष मानों के लिए संतुष्ट होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे ये लिखा है 2x + 3 = 5 लिखा है, तो ये एक प्रकार का समीकरण है। यहाँ x लिखा गया है, x चर जो है x है। चर अचर सब लोग जानते हैं, जिन राशियों का मान निरंतर परिवर्तित होता रहता है उसे चर राशि कहते हैं, और जिन राशियों के मान निश्चित होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता, उसे अचर राशि कहते हैं। 2, 3 और 5 एक प्रकार के अचर राशि हैं और x जो है चर राशि है एक प्रकार की, ठीक है। तो अब इसका आपको ये देखना है, इसमें चर, अब चर के कुछ विशेष मान के लिए ही चर के स्थान पर अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 5, मतलब x बराबर 2 को ये संतुष्ट करता है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में हम 2x + 3 बराबर 5 है, इसमें x बराबर 2 रख लें। x बराबर 2 रखने पर अगर हम रखते हैं, 2 रख कर देखें तो 2 रखने पर जब हम रखेंगे तो 2 गुणे 2 + 3 बराबर कितना मिलेगा 5। तो 2 दूनी 4, 3 7 बराबर ये 5, दोनों बराबर नहीं है, मतलब यहाँ x बराबर 2 ये संतुष्ट नहीं करता है। तो समीकरण जो होते हैं वो चर के कुछ विशेष मानों के लिए ही संतुष्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब बात ये आती है, समीकरण हुई बात, लेकिन रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण बहुत हो सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया, अभी आपने देखा 2x + 3 बराबर 5 एक समीकरण है। 2x + 3y = 5 भी, ये भी एक समीकरण है। x² + 5x + 9 भी एक बराबर 0, ये भी एक प्रकार का समीकरण है। तो अब रैखिक समीकरण की हम बात करते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण अगर देखा जाए तो वह समीकरण होता है, मतलब वह समीकरण जिसका घात 1 होता है, जिसमें जैसे जो समीकरण है उसमें जो चर प्रयोग किए गए हैं, प्रयुक्त चर हुए हैं, चर जो लिखे गए हैं उनका अगर घात मतलब डिग्री 1 है, मतलब अगर किसी समीकरण में एक घात वाले चर का प्रयोग किया गया है तो उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक मतलब घात 1, जिस समीकरण का घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो यहाँ आपको रैखिक समीकरण पढ़ना है, ये भी आपका रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर एक x है और x का घात कितना है 1। यहाँ पर चर x और y है, तो यहाँ पर दोनों का घात 1 ही है। लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। तो मुझे पढ़ना कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण, और उस रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, मतलब वह समीकरण जिसका घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। अब बात आती अगर है दो चर वाले रैखिक समीकरण की, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं? तो देखिए, वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण
जिसमें दो प्रकार के चर प्रयोग किए जाते हैं, दो प्रकार के चर प्रयोग किए गए हों और उन चर का घात कितना हो, एक हो, मतलब रैखिक समीकरण हो, एक घात का समीकरण हो, लेकिन दो प्रकार के चर प्रयोग किए गए हों, तो उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये समीकरण मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, 2x + 3y = 5। यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जहां पर दो प्रकार के x और y चर के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब जिस समीकरण में दो प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 3x + 2y + 5 = 0, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। x + y = -9, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो देखिए, तो हम रैखिक समीकरण पढ़े, रैखिक समीकरण देखा, इसमें कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए हैं, इसलिए बस रिवाइज करा दिया जाए कि याद आ जाए अगर आप भूले हों तो कुछ चीजें। ठीक है, अब बात हम करते हैं दो चर जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, इस पे चर्चा करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है बेटा, आपका भी आपको बताएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप अगर देखा जाए तो a1x + b1y और +c1 = 0 युग्म रहेगा, क्योंकि हम दो रैखिक समीकरण युग्म लेके हल करेंगे। ठीक है, तो दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। तो आपका अब यहां से आपका क्लास स्टार्ट होता है। दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा और ये समीकरण नंबर आपका क्या होगा, सेकंड हो गया। तो ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और युग्म, जब दो समीकरण साथ ले लिए जाते हैं तो उन्हीं को हम युग्म बोलते हैं। तो युग्म लेके ही मुझे काम करना है। ठीक है, जहां पे a1 b1 c1, a2 b2 और c2 कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, मतलब a1 b1 c1, a2 b2 और c2, मतलब ये चीज a1 b1 c1, a2 b2 और c2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब वास्तविक संख्या में आप सब लोग जानते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हो सकती है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह पर कोई चीज हो सकता है, कोई गिनती हो सकती है, वो संख्या परमेय संख्या भी हो सकती है, अपरमेय भी संख्या हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर हमें हल करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म हैं इनका हल क्या होता है। तो मतलब हल देख लीजिए क्या है मतलब जो x और y के वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, x और y के वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें हम उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। मतलब जैसे जो रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पर पढ़ रहे हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो प्रकार के चर प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर हम उसी प्रकार के चर x और y का ही काम करेंगे, x और y चर ही प्रयोग किया जाएगा। तो जिस देखिए, तो जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उस रैखिक समीकरण में दोनों समीकरण में x और y का वह मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, किसी एक को नहीं, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है,
उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। तो हल की भी बात हो गई है। दूसरी बात अब देखते हैं ये है कि आगे संगत निकाय और असंगत निकाय की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको बात बतानी होगी कि कौन सा समीकरण निकाय जो है संगत है और कौन सा समीकरण निकाय असंगत है, ठीक है। तो बात ये करते हैं संगत। यहाँ आपको समझने की जरूरत ज्यादा है निकाय। अब संगत निकाय या संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है। इसे संगत समीकरण युग्म भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसके अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो उसे हम संगत निकाय कहते हैं। यहां लिख लीजिए, जिस रैखिक समीकरण युग्म के जिस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उन्हें संगत निकाय या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब कोई ऐसा जो समीकरण दिया गया है, समीकरण निकाय दिया गया है, उस समीकरण निकाय के अगर अब एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही हल है, तो ऐसे भी समीकरण आपको मिलेंगे जिनके आपको केवल एक ही हल मिलेगा। और कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं, समीकरण युग्म ऐसे भी होते हैं जिनके अनेक हल होते हैं। और कुछ रैखिक समीकरण युग्म ऐसे भी होंगे जिनके एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जिस रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, उन्हें हम संगत निकाय या संगत समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। तो बात ये ध्यान रखनी है, मतलब जो भी रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके या तो आपके केवल एक ही हल होंगे, या तो अनेक रूप से हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर उस समीकरण निकाय के आपका कोई हल है, चाहे एक ही हल हो चाहे अनंत हल हो, और तो वो कौन सा समीकरण निकाय कहलाएगा? संगत निकाय कहलाएगा। दूसरी बात, असंगत निकाय की हम बात करते हैं। असंगत निकाय, तो इसको लिख लीजिएगा, संगत निकाय और असंगत निकाय का डिफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा। तो असंगत का ऐसे लिखेंगे, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। हमने आपको बताया कोई समीकरण युग्म अगर है तो उसका या तो एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। अगर किसी समीकरण निकाय का केवल एक ही हल है तो उसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर आप मान लेते हैं अद्वितीय हल है, और या तो उस समीकरण निकाय का कोई अनेक हल होगा, बहुत हल होंगे, तो उसे अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे या अनंत हल कहते हैं। और कुछ समीकरण युग्म ऐसे भी होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, तो उस समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं? असंगत निकाय। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसी से यहीं से देखना है, जिस समीकरण युग्म के
कोई हल नहीं होते हैं, जिस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं उन्हें हम असंगत निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत निकाय। तो बात ये ध्यान रखनी है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके हल की अगर बात करें तो उनके हल एक हल भी हो सकता है, एक से अधिक हल अनंत भी हो सकते हैं और कोई भी हल नहीं हो सकता है। ये आगे चलकर आपका और क्लियर किया जाएगा, लेकिन यहाँ आपसे ध्यान रखना है कि संगत निकाय किसे कहते हैं और असंगत निकाय किसे कहते हैं, और मतलब तो संगत और असंगत किसे कहते हैं। संगत किसे कहते हैं? जिस समीकरण का कम से कम एक हल हो। एक हल है तो भी संगत, दो हल है तो भी संगत, तीन हल है तो भी संगत, चार है तो भी, अनंत है तो भी संगत। तो ये क्लियर है कि अगर या तो एक हल होगा या तो अनंत हल होगा, दो नहीं होगा। दो है तो उसके अनंत हल होंगे, ये नहीं कि उसके दो ही हल हो, तीन ना हो। तो या तो समीकरण का केवल एक ही हल होगा या अनंत हल होगा। तो एक हल वाले, अनंत हल वाले आपके संगत निकाय कहलाएंगे, और कोई हल नहीं है तो वो कौन सा निकाय कहलाएगा? असंगत निकाय। दूसरी बात, इसको हम देख लेते हैं ये अब, तो ये चीज आप डिफिनेशन में दोनों नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, हल आपने देखा तीन प्रकार का होगा। यदि आपने देखा, सबसे पहली बात देखी कि नंबर एक कंडीशन समीकरण के हल की बात करते हैं, और इनका हम रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करते हैं। इनके आलेख कैसे होंगे, अगर कोई हल है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नंबर एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि दो रैखिक युग्म समीकरण वाले के जब एक हल होता है, अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होगा तो जैसे x और ये होगा YH, तो अब मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, यहां से आप बात समझ लीजिए, और ये x एक्सिस है ये, और ये हो गया y एक्सिस हो गया बेटा, और ये होगा x डैश और ये होगा y डैश, ये होगा मूल बिंदु वो। अब ये अद्वितीय हल के लिए मान लेते हैं, अगर कोई दो रैखिक युग्म दिया गया है, दोनों के अद्वितीय हल है, तो वो उनके आलेख केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे। किसने बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे? एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये मान लेते हैं आपका होगा समीकरण जो हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनको केवल जान लेना है, ये इस बिंदु पर प्रच्छेद करता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म है और जिसके केवल एक ही हल हैं, तो उन समीकरणों के आलेख केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे। ये आलेख, ये किसका होगा? पहले का, और ये दूसरे का। एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, दो बिंदु पर प्रच्छेद नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ संक्षेप में देख लें क्योंकि और डिटेल आगे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर कोई हल नहीं है तो उनके आलेख एक दूसरे को कहीं भी प्रच्छेदित नहीं करेंगे। ये आलेख हो गया, एक आलेख ये इसका, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर हैं। अगर वो रेखा, वो रैखिक समीकरण जिनके आलेख एक दूसरे को कहीं भी प्रच्छेदित नहीं करते हैं, तो उनके वो जो होगा वो क्या कहलाएगा? कोई हल नहीं होगा, अर्थात वो क्या है? असंगत हैं। मतलब यदि दो समीकरण रैखिक युग्म के जो आलेख हैं एक दूसरे के समांतर हैं, तो वो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? आपका असंगत कहलाएगा, असंगत निकाय। ठीक है, मतलब जिन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है उसके आलेख परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। अब अनंत हल की बात करते हैं, तो अनंत हल में क्या होता है? जैसे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, एक रेखा ये हो गई, और अनंत हल वाले दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। पहली रेखा उसी रेखा पर दूसरी रेखा भी के आलेख भी होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन थी आपकी, मतलब दो रेखाएं अगर एक यदि केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं
तो उस रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल संगत निकाय, नोट रखिएगा। दूसरी कंडीशन, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं, तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, मतलब असंगत निकाय। यदि दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, संपाती हैं, मतलब एक है और उसी के ऊपर दूसरा भी है, तो उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इस तरह से आपने देखा। आगे कल के क्लास में आप सभी लोग फिर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल करना बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।